आज के आपके करंट अफेयर्स 28 अप्रैल 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। तो रिसेंटली न्यूज क्या थी आपकी, आंध्र प्रदेश के आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट ने आपके मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून जी। तो आज की जो न्यूज थी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की, तो उसके अंदर क्या था, जो आपके आंध्र प्रदेश के आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट है वो वहां पे कुछ बुद्धिज्म और ऐसी टोटल 400 आर्टिफैक्ट्स पुराने जमाने से जो 6th to 4th सेंचुरी बीसी में बनाए गए थे उन सबको डिस्प्ले पे लगा रहे हैं। तो आज से ऑलमोस्ट कई चीजें तो 2200 से 2600 साल पुराने, 2600 2400 ईयर्स ओल्ड जो चीजें हैं उन्हें डिस्प्ले पे आपको डाला जा रहा है इसे आंध्र प्रदेश में। इस जमाने में ये जो आंध्र प्रदेश का एरिया है ना, यहाँ पे एक यूनिक ना स्कूल ऑफ आर्ट एग्जिस्ट करता था। देखो ये स्कूल ऑफ आर्ट क्या होते हैं, इंडिया के ना कुछ इलाकों के अंदर आपके ये मूर्तियां बनाने की और इमेजेस बनाने की ना आर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई थी, बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। तो वहां पे दूर दूर से लोग वहां पे पेंटिंग और ये कैसे मूर्तियां बनाने हैं वो आर्ट सीखने आते थे। प्लस वहां के जो राजे होते थे वो इन्हें फंडिंग देते थे। हर जगह का, मेनली इंडिया के अंदर 3 जगह, उस टाइम का इंडिया ऑब्वियसली आज का अफगानिस्तान तक का सारा एरिया कवर करता है। आपके अफगानिस्तान के आज जो एरिया है यहाँ पे एक स्कूल फेमस हुआ जो था गंधारा स्कूल, ठीक है। एक आपके ईस्टर्न इंडिया में मथुरा का इलाका फेमस हुआ, और नीचे साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश के एरिया में आपका अमरावती का एरिया बहुत फेमस हुआ मूर्तियां बनाने के लिए। अब ये तीनों जो स्कूल्स थे ये एक्चुअली जो फेमस होने शुरू हुए और जो एक्सपैंड हुए उसके अंदर मेन फीचर जो था कि ये ना बुद्धिज्म की मूर्तियां स्टार्टिंग में यहाँ पे हमेशा बननी शुरू हुई हैं, बाद में बाकी रिलीजन्स के ऊपर आए हैं, पहले ही बुद्धिज्म के ऊपर थे। तो ये तीनों जगहों पे बुद्धिज्म की मूर्तियां बनती थी। अब इन सारे स्कूल्स में पर थोड़ा थोड़ा फर्क था जिससे पर्सन बता सकता था ये मूर्तियां कहाँ बनी हुई हैं। जैसे ये कौन सा पत्थर यूज करते थे, जैसे जो गंधार स्कूल के थे ये आपके ग्रे कलर के सैंडस्टोन यूज करते थे, तो इनकी मूर्तियां ग्रे कलर की दिखती थी, ग्रे सैंडस्टोन से मूर्तियां बनाते थे। अमरावती वाले आपके रेड सैंडस्टोन यूज करते थे, तो इनकी मूर्तियां लाल रंग की होती थी, ठीक है। और सॉरी मथुरा वाले और अमरावती वाले आपके व्हाइट मार्बल यूज करते थे। ऐसे आपके पत्थरों में फर्क आ गया, ठीक है। तो पत्थरों में फर्क आ गया। उसके बाद ये कैसी कैसी चीजें ड्रॉ करते थे, यहाँ पे कंपैरिजन का पूरा टेबल है, मैं इसके थ्रू बताता हूँ। देखो जो गंधार का एरिया है आज अफगानिस्तान, यहाँ पे ना लगातार इन्वेजन भी होती रहती थी, और ये एक टाइम पे जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स के कंट्रोल में एरिया आ गया था। तो ग्रीक्स जो अपने वहां पे जो ग्रीक में मूर्तियां बनाई जाती थी वापस ग्रीस में, वो अपनी मूर्तियों का भी कुछ मिक्सचर इसके अंदर क्रिएट करके थे। तो वहां के राजाओं ने क्योंकि डिमांड्स की कि वैसी मूर्तियां बनाओ, तो गंधार के स्कूल में आपके इन्फ्लुएंस था आपकी ग्रीक फीचर्स का। तो आपके हेलेनिस्टिक एंड ग्रीक, हेलेनिस्टिक मतलब वहां के जो लोकल फीचर्स हैं और जो ग्रीक फीचर हैं दोनों का मिक्सचर आपके गंधार में क्रिएट हो गया था। मथुरा और अमरावती दोनों इंडिया के बिल्कुल अंदर वाली जगह पे पड़ते हैं, यहाँ पे इन्वेजन्स का इतना वो नहीं था, इसी कारण ये इंडिजिनस स्कूल्स है। इंडिजिनस का मतलब होता है कोई भी फॉरेन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, इंडिजिनस का मतलब होता है देश का अपना, वहां का लोकल अपना खुद का कल्चर ही है जो इसके अंदर दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, और बाहर जितने इन्वेडर्स आए कोई भी आए उन्हें नहीं शो किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो उनका कोई भी कल्चर यहाँ रिप्रेजेंट नहीं है। बस गंधार में ये था कि जो ग्रीक्स थे वो उन्हीं का ही एरिया बन गया था, आज जो अफगानिस्तान है एक टाइम पे उसके ऊपर ग्रीक्स भी रूल करते रहे हैं, तो इस कारण उन्होंने इस स्कूल के ऊपर खास ध्यान दिया था। और क्योंकि वो बुद्धिज्म के भक्त बन गए थे इसलिए यहाँ पे मेनली बुद्धिस्ट मूर्तियां ही बनाई जाती थी गंधार में। पर जो मथुरा स्कूल है वहां पे, क्योंकि देखो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में आ गया, यहाँ पे बुद्धिज्म की भी, जैनिज्म की भी और हिंदुइज्म की तीनों रिलीजन की मूर्तियां बनती थी।
अमरावती में भी सिर्फ बुद्धिज्म की मूर्तियां ही बनती थी। ये स्टूपास और ये सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं के आसपास बनाते हैं। जैसे मैंने आपको उसके बाद ग्रे सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल बारे बताया। ये जो डिफरेंसेस है ना, ये डिफरेंसेस अपने आप में आपके मेन क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। जैसे इन्हें पेट्रनाइज किने किया, इन्हें फंडिंग किसने दी? इन्हें क्वेश्चंस ने, दोनों को क्वेश्चन ने फंडिंग दी है। आपके क्वेश्चन आए थे बाहर से, उन्होंने गंधार के अंदर तो अपने फीचर भी इंट्रोड्यूस किए, पर मथुरा के अंदर फीचर्स अपने नहीं इंट्रोड्यूस किए, वो इंडिजिनियस ही रहे, पर उन्हें फंडिंग इन्होंने उन्हें भी दी। साउथ में अमरावती में सतवानास ने फंडिंग दी, ठीक है। उसके बाद इन तीनों स्कूल की अगर मैं बात करूं ना, देखो जो गंधार का स्कूल था ना, ये सबसे ज्यादा डिटेलिंग पे ध्यान देते थे। जब ये बुद्धा की मूर्तियां बनाते थे, बुद्धा के फेशियल फीचर से लेके बुद्धा की बॉडी कैसी है, हर चीज को ध्यान से, बुद्धा मस्कुलर दिखने चाहिए, फिर बुद्धा ने जो ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ है उसके ऊपर एक एक अगर कहीं पे कोई फोल्ड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसे ध्यान से बनाते थे। फिर मुंह पे बियर्ड, मुस्टैच जैसी चीजें गंधार में पक्का होती थी, बाकी दोनों में नहीं होती थी। ऐसी सारी चीजें इन्होंने क्रिएट की, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ही चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पे बुद्धा की बियर्ड और मुस्टैच होती, यहाँ पे भी नहीं होती थी, यहाँ पे भी नहीं होती थी। लीन बॉडी होती थी, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फीचर। मथुरा में काफी बोल्ड बनाया जाता था बुद्धा को, काफी बड़े साइज के, काफी मस्कुलर। यहाँ पे मसल्स बनाते थे, पर लीन मसल के, बुद्धा की जैसे बॉडी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे बुद्धा काफी बल्की बनाए जाते थे, ठीक है। इन्होंने मूर्तियां दोनों सीटेड और स्टैंडिंग दोनों बनाई हैं, बुद्धा बैठे हुए भी और खड़े हुए भी। यहाँ पे ज्यादातर मूर्तियां सारी बैठी हुई हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आईज आदि क्लोज हैं और ईयर्स बड़े बड़े हैं, कान बड़े बड़े बनाते हैं। यहाँ पे आंखें खुली हुई हैं और कान छोटे छोटे बनाते हैं। इस तरीके से कंपैरिजन के हमेशा क्वेश्चन बन जाते होते हैं, क्लियर है। तो इसलिए ये पूरा टेबल याद करना जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हैं, सिर्फ यूपीएससी के नहीं, स्टेट सर्विसेज में भी आए हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन ही स्कूल ऑफ आर्ट थे एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर का आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके अंदर भी ये पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ, लास्ट टाइम हरियाणा के पेपर में भी आया हुआ है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तुम हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सारे स्टेट्स के पेपर में, हिमाचल, सारे स्टेट्स के पेपर में ये क्वेश्चन देख ही लोगे, कभी ना कभी आया हुआ। ये ना आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर जब तक क्वेश्चन पूछने होते हैं ना एग्जामिनर ने, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है उनका, ठीक है। अब सेकंड करंट अफेयर है आपके इसरो के बारे, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो अभी जो हम रॉकेट लॉन्च करने के लिए व्हीकल्स यूज करते हैं ना, मतलब जो लॉन्च व्हीकल्स हैं आपके, रॉकेट्स जिनके थ्रू हम सैटेलाइट्स या अगर इंसानों को भी भेजना होता है, लॉन्च व्हीकल्स के थ्रू भेजते हैं, वो काफी बड़े साइज के हैं, 3-5 हजार केजी वेट उठा सकते हैं। पर अगर तुम वो सैटेलाइट, लेट्स सपोज जो तुम 3-3 हजार केजी की जो आपकी सैटेलाइट्स हैं, उन्हें लॉन्च करने के लिए आप व्हीकल यूज कर रहे हो, तो आप कभी भी जो छोटे साइज की सैटेलाइट्स है ना, खासकर आजकल ना आपके ट्रेंड शुरू हो गया है एक चीज जिसे कहते हैं क्यूब सैट। क्यूब सैट का मतलब क्या होता है? क्यूब सैट का मतलब होता है ये छोटी सैटेलाइट्स होती है जिनका वेट 10 केजी के आसपास होता है बस। तो ये 10 केजी के अगर मैंने लेट्स सपोज 10 सैटेलाइट्स भी लॉन्च करनी है, ये छोटी छोटी बस इतनी इतनी सी आपके हाथ में आ जाने वाली सैटेलाइट्स होती है, इतनी इतनी। एक लॉन्च व्हीकल मल्टीपल सैटेलाइट्स भी कैरी कर सकता है, जैसे इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, हमने अराउंड 110 के करीब सैटेलाइट्स एक ही व्हीकल के ऊपर लॉन्च की थी, ठीक है। पर इसमें क्या है कि जब तुम इतना बड़ा व्हीकल लॉन्च करोगे जिनकी कैपेसिटी है 3 से 5 हजार केजी वेट उठाने की, तो या तो तुम्हें एक पहले बड़ा लोड उठाना पड़ेगा, नहीं तो महंगा बहुत पड़ेगा, क्योंकि इतना फ्यूल तो उतना ही लगना है, लॉन्च व्हीकल बना ही उतना, ऐसा थोड़ी आधी टंकी भर के भेज दोगे,
तो जल के तो उतना ही जाएगा क्योंकि वेट उसी अकॉर्डिंग डिजाइंड है। तो अपने आप सैटेलाइट और लॉन्च करना महंगा पड़ेगा, इसीलिए इसरो क्या कर रहा है, एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहा है। ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपके बन रहा है, जो एक 3 स्टेज रॉकेट होगा जिसकी हाइट 34 मीटर्स की होगी। तो हाइट में भी कंपैरेटिवली उनसे छोटा है, ठीक है, वो कम से कम 50-60 मीटर के होते हैं। और लिफ्ट ऑफ वेट जब ये टेक ऑफ करेगा 120 टन के करीब वेट होगा टोटल, और ये अपने साथ अराउंड 500 केजी का लोड उठा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट तक, जैसे लियो कहते हैं। ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, देखो जो आपका प्लैनेट अर्थ है, अब अर्थ के तुम कहां पे सैटेलाइट प्लेस करते हो ना, ये भी डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना फ्यूल चाहिए। देखो 3 आप ओवरऑल अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट्स बोल सकते हो। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये अर्थ लगा लो, ठीक है। अब एक हाइट तक अर्थ के चारों ओर अराउंड 600 मीटर तक, 600 किलोमीटर तक, 600 मीटर नहीं 600 किलोमीटर तक, हम उसे कहते हैं कि वो लो अर्थ ऑर्बिट है। यहां पे ऐसी सैटेलाइट्स रखी जाती हैं जिन्हें हमने यूज करना है कोई भी ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि अर्थ के पास होंगी, ज्यादा बेटर इमेजेस क्लिक करके देंगी। लेट्स सपोज मैं सैटेलाइट लॉन्च कर रहा हूं जिसका काम है इमेजेस क्लिक करना और सारे मैप्स तैयार करना, नक्शे तैयार करना। अर्थ से जितनी दूर होगी वो अर्थ की उतनी ही अनक्लियर फोटो खींच पाएगी, जितनी अर्थ के पास होगी वो ज्यादा बेटर फोटो खींच पाएगी। इस कारण ऐसी सैटेलाइट्स को लियो में रखा जाता है। कोई भी वेदर प्रोडिक्शन, कोई भी सैटेलाइट्स है, ज्यादातर सैटेलाइट लियो में होती है। इसके बाद अगला आ जाता है आपका 1500 किलोमीटर तक, ये आ जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट मियो। ये लो अर्थ ऑर्बिट एल इसलिए था यहाँ पे, ये कुछ नहीं यहाँ पे लियो। इसके बाद आ जाता है मियो, जहां पे थोड़ा सा वाइड एंगल चाहिए तुम्हें, एक टाइम पे तुम ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना चाहते हो, जैसे कि आपकी टेलीकॉम सैटेलाइट्स होगी या आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट होगी। अगर तुम एक बहुत बड़े एरिया में ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो तो तुम्हें एक बड़ा एरिया कवर करना जरूरी है। निधि मैं आपका इस क्वेश्चन का भी आपका 1 मिनट आंसर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट तीसरा जो आपकी काफी बड़े एरिया की जिन्हें रेंज चाहिए होती है वो है आपकी फार अवे अर्थ ऑर्बिट हियो, ठीक है, या हाई अर्थ ऑर्बिट हियो, हियो या फियो जैसे भी तुम उसे कहना चाहते हो तुम कह सकते हो। यहां पे ज्यादातर ऐसी सैटेलाइट रखी जाती हैं जो अर्थ की तरफ पोजीशन नहीं होती, ये बाहर को पोजीशन होती है। जैसे हम यहाँ पे एक सैटेलाइट पोजीशन करेंगे, टेलीस्कोप जैसी चीजें हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। वो टेलीस्कोप क्या कर रहे हैं, बाहर बाकी सारे स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां से इमेजेस क्लिक करके वो बस वापस यहाँ पे हमें सिग्नल्स भेज रहे हैं कि ये इमेजेस वहां से आ रही है। तो हमें अर्थ से जितना दूर हो सके वो रखने की जरूरत है, पर बस इतने डिस्टेंस पे जहां पे वो सिग्नल्स भी भेज पाए, तो इसलिए इन्हें यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका फार अवे ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं, आप देखो सैटेलाइट जब निधि ने क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर साथ में दे दूं। देखो आपकी सैटेलाइट सब 2 तरीकों से काम कर सकती है, एक जिन्हें कहते हैं जियो सिंक्रोनस, ठीक है, जियो सिंक्रोनस, और एक जिन्हें कहते हैं सन सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस या जियो सिंक्रोनस को जियो स्टेशनरी भी कहते हैं, स्टेशनरी। जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कैसी होती हैं, देखो अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, जियो सिंक्रोनस या आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इन्हें क्यों बोला जाता है, सो बेसिकली ये आपके अर्थ के बिल्कुल साथ साथ रोटेट कर रही होती है। तो आप अर्थ से इन्हें कभी भी इन सैटेलाइट्स को देखोगे आपको हमेशा लगेगा कि ये सैटेलाइट उसी जगह है और वो साथ साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो आपको लगेगा ये सैटेलाइट हिल ही नहीं रही अपनी जगह से, पर हो क्या रहा है कि आपकी अर्थ भी घूम रही है, सैटेलाइट भी साथ साथ घूम रही है। तो इस कारण वो जियो सिंक्रोनस ऐसे सैटेलाइट्स होती हैं जहां पे तुमने एक ही जगह के ऊपर की रीडिंग लेते रहना है। जैसे इंडिया के ऊपर हम वेदर सैटेलाइट्स अपनी रखते हैं, ठीक है, या फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करने वाली सैटेलाइट्स रखते हैं। उनका काम यही है कि इंडिया के लगातार ऊपर बने रहना है, और इंडिया जैसे जैसे मतलब सारी अर्थ रोटेट कर रही है और इंडिया भी रोटेट कर रहा है, उसी के साथ साथ मूव करते रहना है। ये जो चीज होगी
इसके साथ साथ तो हमें वो हमेशा स्टेशनरी ही लगती है अगर हम अर्थ से देखेंगे, तो इनका नाम इसलिए जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती है कि अर्थ अपना रोटेट कर रही है, वो अपना घूम रही है। बस सन सिंक्रोनस का मतलब है कि अगर लेट्स सपोज जहां पे तुमने इंडिया के अंदर लेट्स सपोज जहां पे तुमने लैब बनाई है, तुम्हें पता है कि रोज एग्जैक्टली 2 बजे ये सैटेलाइट ऊपर आएगी, हमारे ऊपर आएगी, फिर आगे दोबारा निकल जाएगी। वो सन के टाइम है ना कि सन 2 बजे कहां पे होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमने सारा क्लॉक बनाया दिन और रात का, इसलिए इसका नाम सन सिंक्रोनस रखा गया। वो सेम टाइम पे अगर तुमने उसका टाइम सेट किया हुआ है कि 2 बजे घूम के वहां पे हर मतलब लोकेशन पे उसका टाइम फिक्स है कि इतने बजे ये वहां पे होती है, तो एग्जैक्टली 2 बजे तुम्हारी लोकेशन को क्रॉस करेगी और वहां से निकल जाएगी। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं कि ये आपकी सन सिंक्रोनस है, जो आपके ये टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। तो ये हमें, मैं रैंडमली किसी टाइम पे ऑब्जर्व करूंगा, वो सैटेलाइट वहां नहीं दिख रही होगी, एग्जैक्टली उसी टाइम पे देखूंगा वो सैटेलाइट वहां होगी और मेरे सामने से निकल जाएगी। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं सन सिंक्रोनस। ये जो आपकी सारी दुनिया के ऊपर स्पाई करने के लिए सैटेलाइट्स यूज करते हैं वो ऐसी होती है, बहुत टाइम किसी एक देश के ऊपर नहीं होती, वो घूम घूम के सारी अर्थ के ऊपर फोटोग्राफ्स क्लिक करती रहती है, वो ऐसे काम करती है। ठीक है, तो ये ऑर्बिट्स में सैटेलाइट किसी भी तरीके की हो सकती हैं, जियो सिंक्रोनस भी और सन सिंक्रोनस भी। तो इस तरीके से ठीक है। तो इसके बाद अगली चीज जो है आपकी वो है आपके, ठीक है, ये अगला जो आपका करंट अफेयर है वो है आपके लेबर कोड्स के बारे में। अब ये लेबर कोड्स क्या हैं, देखो इंडिया के अंदर ना हम अपनी इकोनॉमी को ओवर द टाइम रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बढ़ सके। पर फॉरेन इन्वेस्टर्स तब तक इंडिया के अंदर पैसे नहीं ज्यादा लगाना शुरू करेंगे जब तक इंडिया के जो कानून है वो थोड़े सिंपल नहीं होंगे। तो हम लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे अपने सारे कानून रिफॉर्म करते जा रहे हैं, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना कितना इंडिया में आसान है, बिजनेस को अगर वाइंड अप करना है वो कितना आसान है, उसके बाद जितनी टैक्सेशन फाइलिंग है वो कितनी आसान है। हर चीज अगर सारे रूल्स और रेगुलेशंस आसान होंगे तो ज्यादा लोग इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एक चीज जो अक्सर आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया के अंदर पैसे लगाने से रोकती है ना, वो है हमारे लेबर कोड्स। ठीक है, हमारे लेबर के जो कानून बने हुए हैं। इंडिया के अंदर एक टाइम पे 29 सेंटर एक्ट्स एग्जिस्ट करते थे, 29 आपके अलग अलग चीजों से डील करने के लिए, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सारी चीजें। इसके कारण अगर तुमने 29 कानून बना के रखे हैं तो 29 कानून के अलग अलग प्रोविजंस हैं। अब सब कुछ पूरा करना अपने आप में ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज थी। इसी कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के लेबर लॉस को देख के इंडिया के अंदर पैसा ही नहीं लगाना चाहते थे। इंडिया लॉन्ग टर्म में इसे सिंप्लीफाई कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ये 29 के 29 को मर्ज करके कॉमन कोड्स बना रहा है और अब सिर्फ 4 कोड रह जाएंगे, 29 की जगह अब सिर्फ 4 रह जाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर आपके पार्लियामेंट ने लास्ट ईयर 2019 और 20 में आपके लेबर कोड्स पास कर दिए थे, पर अभी तक ये अप्लाई नहीं हुए हैं क्योंकि अभी इसके रूल्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो 4 लेबर कोड्स हैं वो है आपके, एक हो जाएगा कोड ऑफ वेजेस, तनख्वाहें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, कैसे कंपनसेशंस मिलनी चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का कोड के इंडस्ट्रीज के अंदर अगर कोई बड़ी कंपनी उनके अंदर बोर्ड बनाने जरूरी होते हैं, कितने मेंबर होने चाहिए। फिर आपकी मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स की पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर की जाए, वो सब कुछ। फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, अगर कोई रिटायर हो रहा है उसे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, ऐसी चीजें। और फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, वर्क प्लेस पे क्या क्या चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या इंश्योर करने चाहिए। अगर कोई काम पे इंजर्ड हो गया,
ठीक है, पार्शली या फुली हैंडीकैप हो गया तो उसे क्या क्या कंपनसेशन मिलनी चाहिए, क्या क्या उसके टेक केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ऐसी सारी चीजें। तो ये 4 कोड रह जाएंगे बस आपके। तो इससे हमें उम्मीद है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट और ग्रो करेगी, इंडिया के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट और ज्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें, इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। पर अभी आपके सेंटर ने ये सारे कानून पास किए हैं, पर बात क्या है, इंडिया के अंदर जो लेबर का सब्जेक्ट है ना, देखो जो लेबर है, चीज बता दूं लेबर के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया हुआ है, हमारे इंडिया के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें हमने जो इंडिया के अंदर जितना भी काम है उसकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी हुई है 2 हिस्सों में, कि सेंटर क्या क्या काम करेगा और स्टेट्स क्या क्या काम करेंगे। इसी चीज के चलते हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक लिस्ट बनाई हुई है जिसे कहते हैं शेड्यूल 7 की। इस शेड्यूल 7 के अंदर आपकी अपने आप में 3 लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं। सेंटर के लिए एग्जिस्ट करती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि सेंटर गवर्नमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, ठीक है, वो इसके अंदर लिखा गया। उसके बाद अगली है आपकी स्टेट लिस्ट। इसके अंदर लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां पूरी करेगी। और तीसरी चीज है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि कॉन्करेंट का मतलब होता है सेंटर और स्टेट में से कोई भी ये काम कर दे, जिसके पास भी रिसोर्सेज हैं, जिसके पास भी चीजें हैं, वो ये काम कर दे। तो यूनियन का काम, जैसे यूनियन लिस्ट का काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जैसे इंडिया का डिफेंस हो गया, इंडिया के अंदर कम्युनिकेशन बनाए रखना, ये सब कुछ सेंटर का काम है। स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर, ये सब कुछ स्टेट लिस्ट में आता है, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कॉन्करेंट का मतलब है दोनों में से कोई भी या दोनों मिलके भी कर सकते हैं। जो आपका लेबर है ना, लेबर एज अ सब्जेक्ट आपका कॉन्करेंट लिस्ट में पड़ता है, ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है लेबर। ठीक है, तो इसी कारण अभी हुआ क्या है कि आपके सेंटर ने कानून पास कर दिए हैं, इसके बाद आपके अभी स्टेट गवर्नमेंट ने आगे रूल्स बनाने हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स रूल बना देंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स एक बार लागू करने का ऑर्डर जारी कर देंगी, फिर आपके ये लेबर कोड इंडिया के अंदर लागू हो जाएंगे। तो सेंटर ने अपना पार्ट कर दिया है, अब स्टेट्स का पार्ट रहता है। ठीक है, फिर ये चीज पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। क्लियर है? फोर्थ करंट अफेयर है आपका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है? देखो इंडिया के अंदर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के एरियाज है ना, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कौन से एरियाज हैं जिन्हें हम कहते हैं ना नक्सलवादियों के इलाके, जहां पे नक्सलवाद काफी फैला हुआ है। नक्सलवाद को हमेशा लेफ्ट विंग, कल राइट विंग और लेफ्ट विंग 2 चीजें समझाई थी ना। लेफ्ट विंग वो लोग होते हैं जो गरीबों के हक की और इक्वालिटी की बातें, गरीबों की हक की बातें, ऐसी सब बातें करते हैं। पर बात क्या होता है कि देखो जो आपका टोटल पॉलिटिकल प्रिज्म है ना, अब ये 2 तरीके से बन जाता है। पॉलिटिकल प्रिज्म में अब लोगों को कैसे डिवाइड करते हैं वो बताता हूं। देखो आप एक लेफ्टिस्ट हो सकते हो, आप एक राइटिस्ट हो सकते हो और आप सेंट्रिस्ट भी हो सकते हो। देखो एक होते हैं जो आपके प्रॉपर लेफ्ट विचारों को होल्ड करते हैं। इसका अगर मैं तुम्हें इंडिया में एग्जांपल दूं, जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे आपकी सीपीआई, मार्क्सिस्ट, ये लेफ्ट विंग है जो इस टाइम केरला के अंदर जिनकी सरकार एग्जिस्ट करती है। ये बातें करते हैं कि वेलफेयर होना चाहिए, स्टेट की जिम्मेदारियां हैं, एजुकेशन, हेल्थ। इसी कारण केरला इन सारी चीजों में नंबर 1 रैंक करता है, क्योंकि उन सबका फोकस ही ये है। इसके अलावा वो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा पसंद नहीं करते,
इसी कारण केरला में प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनकी पॉलिसी है कि सरकार की जिम्मेदारी है सब कुछ इंश्योर करे, सबको इक्वल चीजें बटे, समाज हमारा बराबर हो, ऐसी सारी चीजें। वो लेफ्ट विंग है। उसके बाद आते हैं आपके सेंटर लेफ्ट की पार्टीज, जो थोड़ी जो सेंट्रिस्ट पार्टीज है। सेंट्रिस्ट का मतलब होता है जिनमें दोनों टाइप के लोग होते हैं, राइट विंग के भी लेफ्ट विंग के भी। इंडिया के अंदर सेंट्रिस्ट पार्टी हमेशा से सिर्फ एक ही मानी गई है, वो है आपकी एक्चुअली कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के ओरिजिन 1885 में कांग्रेस का ओरिजिनेशन हुआ था, तब से कांग्रेस के अंदर दोनों तरीके की आवाजें एग्जिस्ट करती हैं। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में एक परिवार का कंट्रोल बन गया, पर उसके अंदर आज भी दोनों टाइप के पॉलिटिशियन एग्जिस्ट करते हैं, लेफ्ट विंग भी राइट विंग भी। सेंटर लेफ्ट की बात की जाए, सेंटर लेफ्ट में आपकी आ जाती हैं जैसे समाजवादी पार्टी, ठीक है, फिर आपकी आम आदमी पार्टी, ये सारी की सारी जहां जो वेलफेयर की बातें कर रहे हैं, पर दूसरी साइड पे बिजनेस ग्रो करने की भी थोड़ी बहुत ही बातें करते हैं, दोनों साइड की बातें। अब दूसरी साइड पे आपके आ जाता है सेंटर राइट। इसका एग्जांपल है जैसे आपका बीजेपी, या आपकी जो रिलीजियस पार्टीज बन जाती हैं जैसे शिवसेना, अकाली दल, ये जो पार्टीज हैं ये सारी की सारी आपकी सेंटर राइट है। यहाँ तो जो रिलीजन एक कम्युनिटी के लिए पार्टीज बनी है, ठीक है, जैसे शिवसेना मराठा, मराठी, इन सारी चीजों के को लेके काफी ज्यादा सेंटिमेंटल है, या बिजनेस कम्युनिटीज उन सारी चीजों को ज्यादा प्रमोट करती हैं, पर वेलफेयर की भी बातें करती हैं। दूसरी साइड पे वेलफेयर और बिजनेस की भी बातें हैं, यहाँ पे पहले बिजनेस और फिर वेलफेयर की बातें, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं जो राइट विंग है। राइट विंग में कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पर जैसे कि बीजेपी का जो बैक एंड ग्रुप है आरएसएस, वो एक राइट विंग ग्रुप है, ठीक है, जो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ये सारी चीजों की बातें करते हैं, वो आपके राइट विंग हो गए। अब इसके बाद आते हैं बिल्कुल ये जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं, यहां पे आ जाते हैं आपके लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट, और यहां पे आ जाते हैं आपके राइट एक्सट्रीमिस्ट। राइट एक्सट्रीमिस्ट का इंडिया में कोई एग्जांपल नहीं है इस टाइम पे, इंडिया के अंदर कोई भी राइट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करता। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के अपनी, अब देखो एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है कि देखो अभी तुम यहाँ पे ऊपर गरीबों के लिए, किसानों के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हो, उनके लिए पॉलिटिकली स्ट्रगल कर रहे हो कि हम पावर में आएंगे, हम तुम्हें बेनिफिट देंगे। एक्सट्रीमिस्ट वो होते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए हथियार उठा लेते हैं। तो इसमें जो आपके जैसे नक्सलवादी हैं वो आपके यहां पे आ जाते हैं। तो नक्सलवादियों से बेसिकली नक्सलबाड़ी से ये सारी की सारी चीज शुरू हुई थी। वहां पे कुछ किसान जो आपके जमींदारों और पुलिस की करप्शन से तंग आ गए थे, उन्होंने सारे पुलिस स्टेशन को आसपास आग लगा दी और जमींदारों की को गोली मार दी गई, खत्म कर दिया गया। वो जो आग फैली वो धीरे धीरे इंडिया के पूरी ईस्टर्न बेल्ट में फैल गई। तो आज आपका बिहार का मतलब एक टाइम पे आपके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, ये सारे एरिया में आपकी आग फैल गई थी। लॉन्ग टर्म में इसे कंट्रोल में लाया गया है, ठीक है। अब झारखंड, छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका, आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, कर्नाटका का कुछ इलाका, ये यहाँ लिमिटेड रहेगी, ठीक है। जो ये आपके रेवोल्यूशनरीज होते हैं ना, इवन जो आपके लेफ्ट पार्टीज हैं, ठीक है, ये आपके नक्सलवादी अपने आप को सीपीआई माओइस्ट कहते हैं। इन दोनों पार्टीज में फर्क समझना, सीपीआई मार्क्सिस्ट और माओइस्ट। मार्क्सिस्ट इंडिया में लीगल है, ये इलेक्शन लड़ते हैं। माओइस्ट इलीगल पार्टी है, इसके इलेक्शन कोई नहीं लड़ सकता, ठीक है, ये इलीगल है, ये टेररिस्ट बन चुके हैं इंडिया के अंदर। तो इसलिए इनका जो रंग होता है ना, रेवोल्यूशन का रंग है लाल, रेड। इसलिए अगर तुम इन पार्टीज के झंडे देखोगे ना, ये सीपीआई के, ये सारे के सारे लाल झंडे हैं, ठीक है। इवन अगर आपको पता हो जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन का झंडे का रंग क्या था?
लाल। चाइना के झंडे का रंग क्या है? लाल, क्योंकि चाइनीज रेवोल्यूशन, वो भी यही लेफ्ट विंग माओइस्ट नाम वहीं से आया है। जो चाइना के फाउंडर है इस टाइम, जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फाउंडर थे माओ जेडोंग, ये उनका तरीका था कि रूरल लोगों को इकट्ठा करके हथियार दो, और जो सरकार है, इनका एम क्या है कि इंडिया की सरकार का तख्ता पलट करना है और उसकी जगह अपनी सरकार बनानी है, जैसे चाइना में। तो ये नहीं कामयाब हो पाए और ना कभी हो पाएंगे, तो इस कारण पर इनके सबके झंडे लाल रंग है। इसी कारण जहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं ना, जहां पे इनका वो है, उसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एरिया भी हम कहते हैं, या इंडिया की रेड बेल्ट भी कह देते हैं। तो ये वर्ड्स कहीं पे पढ़ोगे, नक्सलवादियों का इलाका, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या रेड बेल्ट ऑफ इंडिया, ये तीनों एक ही चीज को रेफर करते हैं। तुम भी किसी भी तरीके से इन सबको बोल सकते हो, रेड बेल्ट भी बोल सकते हो उसे इंडिया की, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी, या नक्सलवादी। ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज क्या है कि यहाँ पे इससे पहले जितने भी आपकी सिक्योरिटी साइट्स हैं, जहां पे भी आपकी फौज और उनके इलाके हैं, सब कुछ जहां पे वो कंट्रोल करते हैं, वहां पे अभी तक 2G के टावर्स लगा दिए गए थे। अब उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है 4G में, तो बेटर स्पीड मिलेगी। देखो ये जो सिक्योरिटी के इलाके हैं, ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के को बेनिफिट नहीं देते। यहाँ पे जब टावर लगाया जाता है तो जो आसपास कुछ गांव के लोग हैं, उन्हें भी सिग्नल बेटर जाने लग जाते हैं, तो वो भी मेन इंटरनेट से कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो हमारी धीरे धीरे कोशिश है कि यहाँ के जो लोग हैं, इन्हें हम डेवलपमेंट दें। डेवलपमेंट देंगे तो अपने आप ये खुद ही हथियार छोड़ना लोग वहां के छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें जब डेवलपमेंट दिखेगी, बेनिफिट दिखेगा और पैसे का लालच दिखेगा, तो ऑब्वियसली वो ये सारी नक्सलवादियों की जिंदगी छोड़ना ही चाहेंगे, क्योंकि स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, फल कोई नहीं मिल रहा। ठीक है। तो इस कारण, तो इस ऐसी जगहों के लिए और इंडिया के अंदर टेलीकॉम सेक्टर को ऐसी जगहों पे बूस्ट करने के लिए, देखो प्राइवेट कंपनीज कहीं पे भी वहां पे टेलीकॉम सर्विसेज नहीं देना चाहेंगी जहां पे पैसा ही जनरेट नहीं होता उन्हें, जहां पे लोग लेट्स सपोज 4G लेना ही नहीं चाहते, या उनके पास अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, या वहां पे पॉपुलेशन ही बहुत कम रहती है। ठीक है, जैसे लद्दाख जैसे एरियाज में बहुत सालों तक आपके जियो एयरटेल ये थे ही नहीं, सिर्फ BSNL था। क्यों? क्योंकि आबादी इतनी दूर दूर, इतने कम लोग रहते हैं, उन्हें लगता था कि टावर लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब टूरिस्ट इतने जाने लग गए हैं तो उन्हें लग गया कि हाँ लगा लेते हैं। पहले तो वो लगाते ही नहीं थे, तब किसी को भी जाना होता था तो BSNL का सिम लेके ही जा सकते थे, नहीं तो कोई नहीं। तो ऐसा फिर सरकार ने क्या किया, सारे टेलीकॉम कंपनीज को ना बोला जाता है कि आपके जितने भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, हर साल जितना भी आपने ग्रॉस रेवेन्यू कमाया, ठीक है, जितना भी आपने हर साल पैसा कमाया, उसका 5% आपको सरकार को डोनेट करना होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में। सरकार फिर ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को यूज करती है, और ऐसे जो पिछड़े इलाके हैं जहां पे आबादी कम रहती है, वहां पे टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करवा देती है। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं ना, एज इंडियन गवर्नमेंट या एज इंडियन सिटीजन, कि हमारे हर सिटीजन तक टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचे, इंटरनेट पहुंचे। तो सरकार उनसे ये कंट्रीब्यूशन लेके फिर वहां पे टेलीकॉम सर्विसेज लगवा देती है। ठीक है। तो ये सारा का सारा पैसा इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, जो इंडिया का मेन बैंक अकाउंट है। ठीक है। ये सारा का सारा जो फंड है, ये इंडिया के स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, ये इंडिया के इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंडर कवर होता है, और इससे पहली बारी मेंशन किया गया था न्यू टेलीकॉम पॉलिसी जो 1999 है, उसके बाद इसे एक्ट में डाला गया, पहले ये पॉलिसी के तौर पे आया था। 1999 से हर टेलीकॉम कंपनी इसके अंदर अपने जो भी उन्होंने पैसा कमाया होता है, रेवेन्यू कमाया होता है, उसका शेयर 5% इसके अंदर डालती है, और उसके थ्रू वो पैसे कमाती है, और मतलब बाकी इंडिया के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।